दोस्तों, जब से ईपीएफओ ने हायर पेंशन का ऑप्शन अवेलेबल करवाया है एक पीएफ मेंबर को, एक पेंशन मेंबर को, तब से एक पीएफ मेंबर के मन में जो हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने जा रहा है उसके मन में एक ही क्वेश्चन बार बार निकल के आ रहा है कि मुझे कितना अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा या फिर मेरे पीएफ अकाउंट से कितना अमाउंट ट्रांसफर होगा विथ इंटरेस्ट। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक ईपीएफओ ने नहीं दिया है और इसके बारे में सारे जो पेंशन मेंबर्स हैं उनके बारे में कंफ्यूजन बना हुआ है कि हमें एक्चुअल में कितना पीएफ में जो पैसा है ईपीएस में जमा करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक कैलकुलेशन के माध्यम से समझेंगे कि हमें कितना एक लमसम अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के माध्यम से आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कितना हमारा डिफरेंशियल अमाउंट बनेगा, कितना हमें इंटरेस्ट जमा कराने पड़ेगा। पूरा का पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में आपको मैं एक एक्सेल के द्वारा समझाने वाला हूं, एक एग्जांपल के द्वारा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपने मन बना लिया है कि आपको हायर पेंशन का विकल्प चूज करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, आप अपने रेफरेंस के द्वारा उसको बेस मानते हुए अपना एक लमसम अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अंत तक वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको सारा कैलकुलेशन समझ में आ जाए। दोस्तों, मैं देख रहा हूँ कि वीडियो को तो बहुत सारे लोग व्यूज कर रहे हैं लेकिन दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए। दोस्तों, हमें मोटिवेशन मिलता है इस तरह के वीडियो में और ज्यादा मेहनत करने में। तो दोस्तों, नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर हिट कर देना और नोटिफिकेशन को हिट कर देना ताकि इस तरह के वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं एक्सेल में जहां पर ये सारा प्रोसेस हम समझने वाले हैं। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे सामने एक एक्सेल आ गई है। यहाँ पर ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं जो नाम में एग्जांपल ले रहा हूँ, मिस्टर नाम है। डेट ऑफ बर्थ में लेकर चल रहा हूँ उसकी 1 जनवरी 1962। डेट ऑफ ज्वाइनिंग, उसने किसी कंपनी को ज्वाइन किया है 1 जनवरी 1998। रिटायरमेंट की एज इस एज के अकॉर्डिंग हो जाएगी 31 दिसंबर 2019, यानी कि वो ऑलरेडी रिटायर्ड कर चुका है। और जो टोटल ईयर ऑफ सर्विस होगी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से वो 24 ईयर्स होगी, क्योंकि 22 की सर्विस होती है प्लस 2 ईयर्स बोनस में मानकर चल रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आप इसे एक्चुअल मत मानेगा, ये एक एग्जाम्पल है। इसको बेस मानते हुए आप रफली आपका डेटा भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे कितना अमाउंट जो है जमा कराना पड़ सकता है या कितना मेरा ट्रांसफर हो सकता है पीएफ अकाउंट से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं जो सैलरी ले रहा हूँ लास्ट पीएफ वेजेस की है वो 60,000 मान के चल रहा हूँ, यानी कि जो लास्ट इस एम्प्लॉय ने, जो मिस्टर राम है, उसने 60,000 पीएफ वेजेस उसका लाभ था जिसमें 60,000 जो उसका पीएफ कटा होगा। अब मैं 10% हाइक ईच ईयर मान के चलता हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं 31/12/2019 को उसकी जो सैलरी थी वो 60,000 मानकर चल रहा हूँ। दोस्तों, बहुत ही इजीली मैं समझा रहा हूँ, आप एक एक स्टेप को पूरा अच्छे तरीके से समझिए तभी आपको समझ में आएगा, वरना अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको कुछ भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2018-17 यहाँ पर नीचे की तरफ जाएंगे तो देखिए मैंने 1998 तक ईयर ले ली है और 10% जो हाइक है मैं मान के चल रहा हूँ, मैंने माइनस करते हुए यहाँ पर मैं बैक की तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये 60,000 2019 में थी तो 6,000 अगर इसका इंक्रीमेंट हुआ होगा तो 54,000 इस तरह से बैक में। ये देखिए दोस्तों, बैक में मैं जाता जा रहा हूँ और यहाँ पर 1998 में जो लास्ट इसका वेजेस था वो 6,565 में मान के चल रहा हूँ एग्जाम्पल। अगर हम बैक की तरफ जाते हैं, मिनिमम 10% हाइक लेते हुए हम बैक की तरफ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ गए, ये एवरी ईयर इसका इंक्रीमेंट हुआ होगा और इस तरह से ये आगे बढ़ता हुआ। अब जो एक्चुअल रूल है जो आपको ऑलरेडी पता है हायर वेजेस के लिए, कि जो जून 2001 से पहले जो वेजेस सीलिंग थी वो 5,000 थी। तो अगर एज पर गाइडलाइन अगर आपका जो पीएफ वेजेस है वो 5,000 से ज़्यादा पर कटा है ऑलरेडी दोस्तों, मैंने इसका वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा किस तरह से अप्लाई करते हैं, पूरा प्रोसेस समझाया। वहाँ अगर आप इस वीडियो को जरूर देखिए तो आपको अप्लाई कैसे करते हैं, क्या क्या गाइडलाइन है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो 2001 से पहले, जून 2001 से पहले जो वेज सीलिंग थी 5,000 थी, तो गाइडलाइन के अनुसार अगर आपका वेजेस, ये जो वेजेस है अगर 5,000 से ज़्यादा पर कटा था तो आप एलिजिबल है। यहाँ पर देखिए हम देख पा रहे हैं इस एम्प्लॉय का, जी हाँ, 5,000 से ज़्यादा है। और जो जून 2001 के बाद में जो वेज सीलिंग थी वो बढ़ाकर 6,500 कर दी गई थी सितंबर 2014 तक। तो यहाँ पर भी देखिए, जी हाँ,
6,500 से ज़्यादा पर इसका पीएफ वेजेस कटा है मानकर चल रहे हैं, या फिर नहीं कटा है लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन था यानी कटा था। अब जो अमाउंट है यहाँ पर देखिए, जो सितंबर 2014 के बाद में जो फीस सीलिंग थी उसे बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया, तो यहाँ पर मैंने 15,000 लिख दिया। तो इस तरह से ईयर वाइज मैंने इसको ब्रेकेट कर दिया है आपको समझाने के लिए। अब देखिए दोस्तों, जो मेन मुद्दा है, जो मेन कैलकुलेशन है, वो यहाँ पर आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, नॉर्मल ईपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन वेजेस मंथली जो देखिए दोस्तों 15,000 दिख रहा है, यहाँ पर 6,500 जो ऑलरेडी था, यहाँ पर ये देखिए दोस्तों इस तरह से। अब जो बात है नॉर्मल ईपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन 8.33 मंथली कितना जमा होता था, ये इसका 8.3 यानी कि जो वेजेस है इसका 8.33 हर महीने हमारे जमा होता था। यहाँ पर मैंने लिख दिया है ए और बी। अब जो तीसरा कॉलम है ये वाला नॉर्मल ईपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन 8.33 ईयरली, तो आप इसको 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखिए सी बी इंटू 12, तो ये 12 इन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15,000 आ जाता है, यानी 1250 इंटू 12 करेंगे तो ये आएगा। इसी तरह से 542 का आप 12 इंटू करेंगे तो 6504 आ जाएगा लमसम अमाउंट। तो इस तरह से ये ईयरली अमाउंट आ गया है। तो ये उस समय अगर जो ईपीएस 8.3 एक्चुअल में जमा नहीं हुआ होगा ईपीएस अकाउंट में, तो वो यही अमाउंट जमा हुआ होगा पुराने टाइम में। अब जो बात करते हैं ईपीएस कॉन्ट्रीब्यूशन 8.33 और एक्चुअल वेजेस पे कितना कटना चाहिए, ये जो मेन मुद्दा है वो यही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों डी जो होगा Z इंटू 8.33 यानी किसका, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये मैं दिखा रहा हूँ ए वाला अमाउंट Z का 8.3, यानी कि ये अमाउंट कटना चाहिए था अगर अपन एक्चुअल ईपीएस में 8.33 जमा करवाते हैं, यानी इस अमाउंट का 8.33 ये निकल कर आ रहा है। मैंने सब जगह ये फॉर्मूला लगा दिया, ये देखिए इस तरह से जिस ईयर में जो एक्चुअल वेजेस थी उसका 8.33 मैंने यहाँ पर निकाल लिया है आपके लिए, देखिए दोस्तों इस तरह से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब मंथली डिफरेंस क्या होगा, मेन मुद्दा यही है कि हमें जमा कितना करवाना है, तो वहीं पर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि डिफरेंस कितना होगा। तो E = D - B, यानी कि ये वाला अमाउंट माइनस ये वाला अमाउंट D - B, यानी कि ये डिफरेंशियल अमाउंट हमें जो है पे करना पड़ेगा। ये तो ऑलरेडी चला ही गया है, ये वाला ऑलरेडी अमाउंट हमने ईपीएस में भरा हुआ ही है। ये अमाउंट अब हमको हायर पेंशन लेना है, तो ये वाला जो डिफरेंशियल अमाउंट है ये हमारे पीएफ अकाउंट से ट्रांसफर होगा या फिर हमारे जो है हमें डिपॉजिट करवाना पड़ेगा अगर हमने विड्रॉल कर लिया था। अब इसी को हम ईयरली काउंट कर लेते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। जी हाँ, तो इस अमाउंट को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट 8 निकल कर आ जाएगा। इसको मैं कॉपी पेस्ट कर दिया, आप देख लीजिए दोस्तों, आप इजीली समझ पाएंगे ये इस तरह से। अब बात आती है कि इंटरेस्ट भी पे हुआ है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम पीएफ में तो इंटरेस्ट मिलता है लेकिन ईपीएस में इंटरेस्ट नहीं मिलता है, तो इंटरेस्ट ऑन पर्टिकुलर ईयर ये मैंने निकाल के रखा है आपके सामने के हर साल कितना इंटरेस्ट पीएफ ने दिया था। अब आपको ये कहाँ से मिलेगा दोस्तों, ये मिलेगा पीएफ की वेबसाइट पर। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप एम्प्लॉयर की वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर ईपीएफ की वेबसाइट में ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये देखिए ये इंटरेस्ट रेट की सीट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आपको ईयर वाइज कितना इंटरेस्ट मिला है सब कुछ यहाँ पर कैलकुलेट, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने कितने साल में कौन कितना इंटरेस्ट पे किया है ईपीएफओ ने। तो दोस्तों ये वाला जो अमाउंट इंटरेस्ट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और यहाँ पर जो मेन बात है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमें पता है जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो कंपाउंडिंग बेस पे होता है, यानी कि जो लास्ट ईयर है जितना अमाउंट जमा हुआ है उस पर प्लस जो इस साल जमा होता है टोटल पर इंटरेस्ट पे होता है। तो यहाँ पर मैंने देखिए दोस्तों यहाँ पर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया है एक फॉर्मूले के द्वारा, यानी कि यहाँ पर हम जाएंगे तो ये देखिए ये प्लस ये इसका 12%, उस ईयर में 12% था तो ये मैंने निकाल लिया। इस तरह से देखिए दोस्तों ये ईयर वाइज मैंने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट निकाल दिया। और लास्ट जब वो रिटायर्ड हुआ था 2019 में, तो जो फाइनल इंटरेस्ट इस डिफरेंशियल अमाउंट इस वाले अमाउंट पे मिला है वो 7,136 मिला है। तो अब हमें दो चीज़ें मिल गई है दोस्तों, ये डिफरेंशियल अमाउंट ईयरली है वो इतना अमाउंट है, और जो इस पर इंटरेस्ट ऑलरेडी हमने ले लिया था, पीएफ डिपार्टमेंट ने हमें दे दिया था क्योंकि ये अमाउंट हमें पीएफ के रूप में मिला था। तो ये इंटरेस्ट हो गया, ये डिफरेंशियल अमाउंट हो गया। तो अब टोटल अमाउंट नीड्स टू ट्रांसफर डिपॉजिट कितना होगा वह ये रहा दोस्तों। आप इसको प्लस कर देंगे, यानी कि जो इंटरेस्ट है प्लस डिफरेंशियल अमाउंट ईयरली F + H ये वाला ये दोनों करेंगे तो यहाँ पर देखिए
ये टोटल करके आ गया है, ईयर वाइज आ गया। अब जो आप नीचे की तरफ आएंगे तो टोटल देख लिए दोस्तों, टोटल जो डिफरेंशियल अमाउंट बन रहा है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल का, 24 साल की सर्विस है और जो 2019 में रिटायर्ड हो चुका है, अगर उसने पीएफ विड्रॉ कर लिया है तो उसे 3,61,000 तो डिफरेंशियल अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा। इंटरेस्ट बन जाता है इसका कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और करीबन 59,000, टोटल 4,20,167 रुपये इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के द्वारा इस एम्प्लॉय को जमा करवाना पड़ेगा अगर उसने विड्रॉ करवा लिया है। अगर विड्रॉ नहीं करवाया है तो उसके पीएफ अकाउंट से, एम्प्लॉयर का जो पीएफ अकाउंट, उससे ये वाला अमाउंट 4,20,000 लमसम। देखिए दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूँ ये लमसम है क्योंकि ईयर वाइज इसमें कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लमसम एवरेज ये अमाउंट जरूर निकल के आ जाएगा। 4,20,000 इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को ट्रांसफर कराना पड़ेगा या फिर डिपॉजिट करवाना पड़ेगा हायर पेंशन लेने के लिए। तो दोस्तों आपको इस तरह से समझ में आ गया होगा, ये ऑलरेडी जो नॉर्मल था हमने पे कर दिया, ये डिफरेंशियल अमाउंट हमने निकाल लिया, इसके ऊपर हमने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट भी निकाल लिया, कितना पे करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट निकल गया और ये हमारा एक्चुअल अमाउंट निकल कर आ गया कि हमें 4,20,167 रुपये जो है ईपीएस में हायर पेंशन लेने के लिए ट्रांसफर करवाना पड़ेगा। अब चलो फॉर्मूले की बात कर लेते हैं कि हमें कितनी पेंशन मिलेगी। अमाउंट तो जमा करवा दिया, तो हमें पेंशन कितनी मिलने वाली है। देखिए दोस्तों, जो पेंशन का फॉर्मूला होता है वो लास्ट 60 मंथ्स एवरेज सैलरी होती है इनटू नंबर ऑफ ईयर सर्विस डिवाइडेड बाय 70, ये फॉर्मूला होता है। अब जो हायर पेंशन के लिए जा रहे हैं, मन बना लिया कि जी हम तैयार हैं, ये 4,20,167 रुपये देने के लिए तैयार है भैया, हमें हायर पेंशन हमें बताइए कितनी कैलकुलेट होगी। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए, यहाँ पर लास्ट 60 मंथ एवरेज सैलरी हम ले लेते हैं, हम ऊपर जाते हैं, ये वाली जो लास्ट 5 ईयर्स है इसका आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 49,141 रुपये ये निकल कर आता है। तो मैंने यहाँ पर 49,141 लिख दिए, इंटू 24 ईयर्स जो सर्विस होती है वो यहाँ पर लिख दिया, डिवाइडेड बाई 70। तो जो मंथली एवरेज जो पेंशन निकल कर आएगी वो आएगी 16,848 रुपये। यहाँ देखिए दोस्तों, 16,848 रुपये अगर इतना अमाउंट जमा करवा देते हैं, 24 साल की सर्विस है, ये जो एग्जांपल है इसके द्वारा इसे जो हायर पेंशन मिलेगी वो 16,848 रुपये मिलेगी। अब अगर नॉर्मल पेंशन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, भैया नहीं इसमें जमा नहीं करवाएंगे तो कितनी पेंशन बनेगी, 5,901 में जो है एवरेज सैलरी ले रहा हूँ। अब ये कैसे आई है यहाँ पर देख लिए दोस्तों, क्योंकि इस एवरेज फैमिली वहाँ पर सीलिंग लगती थी, 5,000 की सीलिंग थी, 6,500 की सीलिंग थी, 15,000 की सीलिंग थी। अब 5,000 की सीलिंग इंटू 48 मंथ्स, यानी यहाँ पर देखिए ये 4 साल होते हैं तो 4 इंटू 12 48 मंथ्स होते हैं, 6,500 इंटू 156 ये कितने मंथ होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये टोटल 13 ईयर्स हो रहे, 13 इंटू मल्टीप्लाई 12 करेंगे तो 156 आ जाएगा। 15,000 इंटू 60 यानी कि ये वाले आप लेंगे तो 5 साल होते हैं, 5 इंटू 12 ये करेंगे तो ये आ जाएगा। तो टोटल आप डिवाइडेड बाई आपको करना पड़ेगा 365, सॉरी मैंने यहाँ डिवाइड नहीं लगा, ये डिवाइड है, डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा जो एवरेज सैलरी निकल कर आएगी 5,901 रुपये निकल कर आएगी। यहाँ पर हम फॉर्मूले में डालेंगे, इंटू 24 ईयर्स ऑफ सर्विस करेंगे, डिवाइडेड बाय 70 करेंगे तो जो मंथली पेंशन बनकर आएगी वो 2,023 रुपये बनकर आएगी। तो देखिए दोस्तों डिफरेंस तो है, नो डाउट डिफरेंस तो है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 16,848 पेंशन बनेगी, यहाँ पर 2,000 ही पेंशन बनेगी, लेकिन आपको 4,20,000 एक रफली अमाउंट जो है आपके ईपीएस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा या फिर आपको डिपॉजिट करवाना पड़ेगा आपके लास्ट एम्प्लॉयर के द्वारा। तो दोस्तों देखिए इस तरह से इस कैलकुलेशन के माध्यम से आपको क्लियरली समझ में आ गया होगी कि हमें कितना अमाउंट जमा करवाना पड़ेगा। दोस्तों मैंने पूरी कोशिश करी है आपको अच्छी तरीके से समझाने के लिए, मैं 1-2 एग्जांपल के द्वारा और नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा कि ताकि आपको रफली आपके हिसाब से कुछ आइडिया लग जाए। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, नए चैनल पर है या फिर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।